गुड इवनिंग बच्चे, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में हिंदी मीडियम वाले बैच में पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और इसको ये फर्स्ट क्लास होगा हिंदी मीडियम बैच वाले के लिए, फर्स्ट लेक्चर है। आज से आप लोग स्टार्ट करिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पाथ से विचलित हो जाती है। तो ये विचलन क्यों होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो विचलन क्यों होता है? देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे निर्भर करता है, अपवर्तनांक पे, माध्यम के अपवर्तनांक पे। कोई मीडियम ज़्यादा डेंस होता है, कोई मीडियम कम डेंस होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, दो माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। और जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, मीन्स अपने वास्तविक पाथ से मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, दो तीन टर्म है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पाथ से, देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से ये मुड़ गया, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पैरामीटर पर, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पर, भौतिक राशि पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो सबसे पहला चीज देखिए, पहला पॉइंट है फेज। फेज देखिए, प्रकाश का जब परावर्तन हुआ था तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो हम लोग इस बात को डिस्कस किए थे कि प्रकाश का परावर्तन होने पर फेज में क्या फर्क पड़ता है। तो हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो फेज 180 डिग्री से चेंज हो जाता है, और आपको समझ में भी आया था कैसे होता है, मीन्स पार्टिकल का वाइब्रेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है रिफ्लेक्शन होने पर। इस वजह से फेज में 180 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है जब परावर्तन होता है। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो फेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, फेज में कोई फर्क नहीं पड़ा अपवर्तन होने पर। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड वन फ्रीक्वेंसी देखिए, आवृत्ति। आवृत्ति देखिए, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो आवृत्ति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स फ्रीक्वेंसी हम ये भी बताए थे, पहले भी डिस्कस किए थे, परावर्तन होने पर भी या अपवर्तन होने पर भी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी देखिएगा, वेग। वेग जो है, वेग चेंज हो जाएगा। वेग चेंज होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मीन्स विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो वेग घट जाएगा, और सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति पढ़े थे हम लोग, है ना। तो यहां पर देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, आवृत्ति
सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। मीन्स आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वेग चेंज हो रहा है, तो तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि प्रकाश का अपवर्तन होने पर, हेलो ध्यान से सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन होने पर तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा और वेग भी बदल जाएगा, पर फेज और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक हो गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये तीव्रता। हम आपको बताए थे कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी रिफ्रैक्शन होने पर इंटेंसिटी घट जाता है, क्योंकि थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जिस सरफेस पे लाइट फॉल करेगा ना और दूसरे मीडियम में जाएगा, तो वहाँ पे लाइट का कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है, सोख लेता है, ठीक है, तो इंटेंसिटी डेफिनेटली लाइट का घट जाएगा, है ना। तो देखिए अब इस बातों को हम लोग पूरा लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश अपने वास्तविक पाथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ जाएगी और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भाग जाएगी। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है। देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये ओरिजिनल, ये जो है वास्तविक पाथ है इसका, ये विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। तो ये आपका आई हो गया और ये आपका आर हो गया। तो देखिए यहाँ पे आई जो है, आई बड़ा है, आर छोटा हो गया। आई बड़ा है आर से, या नहीं तो आर लेस देन आई लिख सकते हैं। ये कब? जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तब, ठीक है। अब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर भाग जाएगी। दूसरा पॉइंट लिख लिया, सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण
जाती हुई प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है, दूर भाग जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये आई हुआ, ये दूर भाग गया, ये आर हो गया। यहाँ पे देखिए आई लेस देन आर है, दैट इज आर ग्रेटर देन आई, इसको लिख सकते हैं। ये जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गया तब इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये सघन माध्यम हो गया और ये जो हो गया ये विरल माध्यम हो गया। क्लियर है? अब नोट पे जो पॉइंट बताए थे 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन होने पर आवृत्ति तथा फेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश का अपवर्तन होने पर, प्रकाश का अपवर्तन होने पर प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति तथा फेज, फेज मतलब कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आपको हम फेज बताए थे, फेज आप शायद एक बार भूल गए हैं। देखिए फेज वह भौतिक राशि है जो किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का पोजीशन भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। हम आपको शायद बताए थे। देखिए जैसे ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये आपका कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन, इसको बोले थे मीन पोजीशन। ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको इसके हम डिस्क्राइब किए थे। देखिए जरा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए एक बार। ये जो है ना मीन पोजीशन आपका 0 डिग्री पे हुआ, जैसे हम बताए थे कि हाँ जी ये मीन पोजीशन पे है। इधर गया एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर इधर गया, फिर एक्सट्रीम। तो ये 0 डिग्री की इक्विवेलेंट हुआ था। ये 0 डिग्री, मीन पोजीशन 0 डिग्री, और ये एक्सट्रीम 90 डिग्री, फिर ये 0 डिग्री, 180, फिर ये 270, फिर ये 360 डिग्री। देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, इधर से गया 0 से 90, 90 से 180, 270, और फिर इधर से आया 360 डिग्री। मीन्स हम आपको बताए। देखिए यहां से ये 90 डिग्री, यहां से ये गया ये 90 डिग्री। यदि आप 45 पे लेते हैं तो यहाँ पे बीच में होगा 45 डिग्री, और फिर उधर से वापस आया तो फिर यहाँ आया तो यही एंगल 135 डिग्री हो गया। देखिए 45 डिग्री का मीन क्या हुआ, 135 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये समझिए। 45 डिग्री पर इधर से जाता हुआ पार्टिकल है और बीच में है, और 135 पर भी बीच में ही है, लेकिन उधर से आता हुआ पार्ट है। मींस एक ही क्वांटिटी है हमारा एंगल, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है एंगल, और ये क्या करता है, ये दोनों चीजों को बता रहा है। पोजीशन को भी बता रहा है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का पोजीशन को भी बता रहा है और डायरेक्शन को भी बता रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? देखिए हम फिर से रिपीट करते हैं। फेज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या बोलिए, पोजीशन भी देता है और डायरेक्शन भी देता है ना। याद रखिएगा, फेज ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोजीशन भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। कई लोग भूल जाते हैं, आप लोग बार बार। सेकेंड पॉइंट देखिए, द वेलोसिटी, प्रकाश का अपवर्तन होने पर, प्रकाश का अपवर्तन होने पर प्रकाश का वेग
तथा तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होने पर प्रकाश का वेग तथा तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रकाश का अपवर्तन होने पर, प्रकाश का अपवर्तन होने पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। क्लियर? ये 3 पॉइंट हुआ, इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, एक नियम तो आप लोग पहले से जानते हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होता है। एक तल क्या मतलब, देखिए ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ। तो यदि ये xy प्लेन में है इंसिडेंट तो नॉर्मल भी, अभिलंब भी xy प्लेन में होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी xy प्लेन में ही होगा, मतलब तीनों एक ही प्लेन में होगा। हमारे पास 3 प्लेन, 3 डायमेंशन में, xy प्लेन, yz प्लेन और xz प्लेन। क्लियर? एक लॉ तो जानते हैं। दूसरा लॉ, पहला लॉ आपको क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर? सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड क्या है, सेकेंड को समझिए, मेन सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ देखिए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये अभिलंब है, यहां से रे ऑफ लाइट गया, ये यहां गया, ये आई है, ये आई है, पहले समझ लीजिएगा। ये μ1 है, ये μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है ना। तो देखिए ये क्या बोला, साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, एक नियत होता है, ये कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट क्या होगा, ये जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ2 है, तो पहले जिस माध्यम में एंटर किया है उसका अपवर्तनांक μ2 लेंगे और जिस माध्यम से गया है उसका μ1 लेंगे। तो मीन साइन r इक्वल टू μ2 बाय μ1, ये एक कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहां पे मान लीजिए 4/3 है, यहां पे 3/2 है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन r इक्वल टू, जिसमें एंटर किया है इसका 3/2 है और इसका 4/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/8। तो 9/8 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। मान लीजिए ये सपोज आपको ये वैल्यू कुछ भी है, सपोज ये 8 है और ये सपोज 7 है, तो जिसमें गया वो 7 हो जाएगा, जिससे गया 7, मतलब जिसमें गया पहले, जिसमें एंटर किया लाइट पहले उसका लिखना है। अरे समझे क्या? देखिए ये मान लीजिए μ1 ले लीजिए और ये μ2 ले लीजिए, एंटर किया है μ1 में यहां, तो साइन r इक्वल टू μ1 बाय μ2 लेंगे और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं।
दूसरा लॉ है आपका आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया में साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है, अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। अब देखिए ये आपका मीडियम 1 है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, ये मीडियम 2 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, ये लाइट आया, ये आई है, ये आर है, ठीक है। अब देखिए साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट होगा। अब इस कांस्टेंट को लिखेंगे, एंटर किया है μ2 में तो μ2 बाय μ1 साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1 मीन्स साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 1, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स μ2 1 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 का अपवर्तनांक मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं μ3 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ3 बाय μ4 मीन्स 3 का, देखिए यहाँ पे माध्यम 3 का माध्यम 4 के रेस्पेक्ट में, मतलब माध्यम 4 के सापेक्ष में आप कह सकते हैं। आप इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे μ1 है, यहाँ 2 है, इसको आप लिख, यहाँ जो रहेगा ये 1 है, ये 2 है, इसको लिख सकते हैं μ1 बाय μ2 मीन्स यहाँ पे हो गया माध्यम 1 का माध्यम 2 के रेस्पेक्ट में, यहाँ जो नीचे में रहेगा 1 का 2 के रेस्पेक्ट में हो गया, है ना। ये आपका स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तनांक। कोरोना से सब लोग सेफ रहिएगा, मास्क का उपयोग करते रहिए, हाँ डरिए नहीं, एकदम नहीं डरना है, अच्छी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छी पढ़ाई होते रहना चाहिए हमेशा, नॉलेज रहेगा आज तभी कल कुछ काम कर सकिएगा, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए कोरोना का बहाना करके पढ़ाई को ढीला नहीं करिएगा, समझे। देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो माध्यम के प्रकृति को सूचित करता है, माध्यम कैसा है इस बात को दिखाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आप सरफेस पे चलते हैं, हम फ्रिक्शन पढ़े थे 11th में, तो वहाँ पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग सेलेक्ट किए थे, भौतिक राशि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, जिसका कम होता था वो कम
उसका जिस रफनेस कम होता था, जिसका वो वैल्यू ज़्यादा होता था उसका रफनेस ज़्यादा लेते थे। मीन्स कोई माध्यम विरल माध्यम है या सघन माध्यम है, उसको कैसे पहचानेंगे? न्यूमेरिकली उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किए हैं जो है अपवर्तनांक, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से, जो किसी माध्यम के प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और एक्चुअली में ये जो है ना म्यू अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को मापता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है ये हम इसी से पता कर सकते हैं, ये अपवर्तनांक से। तो हम ये कहेंगे कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह भौतिक राशि है जो उस माध्यम के प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और यह किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को मापता है। और यह दो टाइप का होता है, निरपेक्ष और सापेक्षिक। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, निरपेक्ष और आपेक्षिक कहिए, निरपेक्ष और आपेक्षिक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखिए ये हमारा वायु है, ये जल है, ये हमारा ग्लास है, कांच है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, हीरा हो गया, डायमंड ले लीजिए, हम इधर सुनिए हीरा। किसी भी माध्यम का देखिए, ये जो अपवर्तनांक है ना एक रिलेटिव वर्ड है, हम आपको बार बार बोलते हैं रिलेटिव वर्ड। ये हमेशा किसी के सापेक्ष में निकाला जा सकता है, किसी के कंपैरिजन में, है ना। जैसे कि देखिए कोई अमीर है या कोई गरीब है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? किसी से कंपेयर करते हैं। यदि हमारे से किसी के पास जो ज़्यादा पैसा है तो हम उसके सापेक्ष गरीब हैं, या हमको ज़्यादा पैसा है तो हम किसी के सापेक्ष में अमीर हैं, है ना। उसी तरह से देखिए ये जल का वायु के रिस्पेक्ट में, कांच का वायु के रिस्पेक्ट में, हीरा का वायु के रिस्पेक्ट में, जब किसी माध्यम का वायु के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो वो मेरा हो जाएगा निरपेक्ष, वो निरपेक्ष हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। समझे क्या? और किसी भी माध्यम का वायु के छोड़ करके किसी भी अन्य माध्यम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जैसे हीरा का जल के रिस्पेक्ट में, जल का हीरा के रिस्पेक्ट, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यह हमारा रिलेटिव हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया? देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, बातों को सुनिए और ध्यान से सुनिए। देखिए जल का वायु के रिस्पेक्ट में, कांच का वायु के रिस्पेक्ट में, हीरा का वायु के रिस्पेक्ट में, यह हो गया हमारा निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। और इसको छोड़कर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, कांच का जल के रिस्पेक्ट में, जल का कांच का रिस्पेक्ट में, हीरा का जल के रिस्पेक्ट में, जल का हीरा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स आपेक्षिक, ये हमारा आपेक्षिक हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसको बताते हैं, लिखते चलिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो उस माध्यम के प्रकृति को प्रदर्शित करता है तथा यह उस माध्यम में प्रकाश की चाल को
मापता है, प्रकाश की चाल को मापता है ना। और हम क्या बताए, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट वन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सेकेंड वन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या बोले, एयर के रेस्पेक्ट में, और उसको मैथमेटिकली देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जाकर के रिलेटिव पढ़ेंगे। पहले एब्सोल्यूट पार्ट फिनिश कर लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। द रिफ्रैक्टिव किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे वाटर का निकालना है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो देखिए एयर में जो लाइट का स्पीड होगा, एयर में जो लाइट का स्पीड होगा वो डिनोट करते हैं क्या चीज से, सी से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर, बाय VW। मीन्स क्या हुआ, एयर में जो लाइट का स्पीड होगा, वायु में जो प्रकाश की चाल होगा, वो तथा जो वाटर में प्रकाश की चाल होगा उसके अनुपात को अपवर्तनांक कह देंगे। किसका, जल का वायु के रिस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। मीन्स C/VW, ये C हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये VW हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब जल में प्रकाश की चाल। जैसे आप μg A निकाल लीजिए, μg A मीन्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो C/VG। अरे समझे, मीन्स क्या डिफाइन करिएगा, वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जिस माध्यम का निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मीन्स किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में
प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अनुपात को कहते हैं, लिख लीजिए। समझे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसको मिटा देते हैं। म्यू एग्जाम्पल देख लीजिए, म्यू एम ए, ये कोई मीडियम है, ये कोई भी मीडियम है एम, ये एयर है, तो क्या लिखेंगे आप? सी बाय वी एम, ये एम है, ये सी क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के लिए लीजिए, म्यू जी ए, ये क्या हुआ? ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, मीन्स सी बाय वी जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा एग्जाम्पल, म्यू डब्ल्यू ए, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, सी बाय वी डब्ल्यू, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर। क्लियर है? ये वेलोसिटी के टर्म में हुआ। अब इसको आप लोग को हम वेवलेंथ के टर्म में बताते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य के रूप में, तरंगदैर्घ्य के रूप में, ठीक है। ये पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर पे हम आप लोग को वेवलेंथ के टर्म बताते हैं। देखिए, हम क्या लिखें? म्यू एम ए इक्वल टू सी बाय वी एम। देखिए, हम पढ़े थे एकदम बिगिनिंग में, आप लोग को पढ़ाया थे छोटा सा फॉर्मूला, क्या? वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो देखिए, वायु के लिए आप क्या लिखेंगे? अरे बोलिए, वायु के लिए क्या? C बराबर लैम्डा ए इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी तो सब में सेम रहेगा, क्या बोले थे? आवृत्ति बदलेगा नहीं। और किसी माध्यम के लिए, देखिए, वी एम लैम्डा एम इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति है, आवृत्ति हर एक माध्यम में सेम रहेगा। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे आप, तो C इक्वल टू क्या रखेंगे? लैम्डा ए इंटू न्यू, और वी एम इक्वल टू क्या रखेंगे? लैम्डा एम इंटू न्यू। न्यू कैंसिल आउट, लैम्डा ए बाय लैम्डा एम, ये हो गया म्यू एम ए, है ना। ये वेवलेंथ के टर्म में हो गया। तो अब देखिए, कंक्लूजन देते हैं आपको। म्यू एम ए इक्वल टू सी बाय वी एम इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा, है ना, लैम्डा ए बाय लैम्डा। ये हो गया वेलोसिटी के टर्म में, और ये हो गया वेवलेंथ के टर्म में। ये वेलोसिटी के टर्म में हो गया, ये वेवलेंथ के टर्म में है। इसको लिख लीजिए। तब एक न्यूमेरिकल करते हैं, दो न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद फिर इसका एनालिसिस करेंगे, फिर रिलेटिव करेंगे। पहले दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल
10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए सिंपल बात है, हम क्या बोले, म्यू एम ए इक्वल टू सी बाई वी एन। इसका सॉल्यूशन देखिए, सी बाई वी एन। सी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी एम उस मीडियम में दिया हुआ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2, ये कितना हो जाएगा, 1.5। है, इसको बना लीजिएगा। वन मोर न्यूमेरिकल, देखिए ध्यान से, वायु में एक वर्णी ब्लू प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4100 एंगस्ट्रॉम है। तो वैसे माध्यम में या तो जल में लीजिए, तो जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें और दिया हुआ है μw इक्वल टू 4/3। ये गिवन है, वाटर का 4/3 दिया हुआ है। तो कैसे करिएगा, देखिए एयर में कितना दिया हुआ है, अरे बोलिए, एयर में 4100 एंगस्ट्रॉम है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला क्या दी है, वेवलेंथ के टर्म में μw a इक्वल टू λ/λ, है ना। तो देखिए ये आपको दिया हुआ 4/3, ये 4100 एंगस्ट्रॉम, ये λw, तो λw इक्वल टू 4100 × 3/4 एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वाटर में इसका वेवलेंथ निकल गया। ठीक है, एक पॉइंट और देख लीजिए, इसका एक एनालिसिस, छोटा सा एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, खास करके नीट का ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव होता है। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, मींस एनालिसिस देख लीजिए, ठीक है ना। उसका जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप बना लीजिएगा। एक देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, एनालिसिस 1, म्यू मीडियम ए λ/λm। देखिए λ तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये नियत है, ये कांस्टेंट है। तो इसमें क्या रिलेशन हुआ, सॉरी कोई मीडियम मत लीजिए, ये म्यू यहाँ लैम्डा लीजिए, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस कलर का होता है, आप विबजियोर लीजिए, विबजियोर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। तो वेवलेंथ रेड का अधिक होगा, उससे ज्यादा, उससे कम होगा, ऑरेंज का उससे कम होगा, येलो का उससे कम होगा, ग्रीन का उससे कम होगा, ब्लू का उससे कम होगा, इंडिगो का उससे कम होगा, वायलेट का। मीन्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का हो गया। तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो लैम्डा रेड का ज्यादा है तो उसका म्यू क्या होगा, रेड का कम होगा। मीन्स रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा।
हम कलर की बात कर रहे हैं। इस यहां पे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ कलर, इफेक्ट ऑफ कलर। अरे देखिए, तो लेमडा आर वेवलेंथ रेड का अधिक है तो म्यू कम हो जाएगा, तो म्यू आर लेस देन म्यू ओ लेस देन म्यू वाई लेस देन म्यू जी लेस देन म्यू बी लेस देन म्यू आई लेस देन म्यू वी। मीन्स म्यू रेड कलर का सबसे कम हो गया, इधर कम है, इधर बढ़ता चला गया, तो मीन्स इधर से इधर का रेशियो आप निकालेंगे। यहां पे लिखते हैं, जरा देखिएगा, इफ म्यू आर बाय म्यू वाई करेंगे तो ये कम है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन जब उधर से रेशियो निकालेंगे, कोई भी एनी वन आप ले लीजिए, कोई भी, म्यू बी बाय म्यू ओ, तो म्यू बी ज्यादा है, तो म्यू बी बाय म्यू ओ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इधर से ज्यादा है, तो म्यू बी बाय म्यू ओ ले लीजिए, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। देखिए देखिए म्यू इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा, एक एयर का है, ये किसी भी मीडियम का, जो भी मीडियम यहाँ लिखेंगे उस मीडियम का वेवलेंथ है। एयर में तो वेवलेंथ कांस्टेंट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसमें विद परमाणुपाती का रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, और लैम्डा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा, स्पष्ट है। तो रेड कलर का वेवलेंथ अधिकतम होता है, तो रेड का अधिकतम होता है, तो रेड कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूनतम हो जाएगा। तो म्यू आर लेस देन म्यू ओ लेस देन म्यू वाई लेस देन म्यू जी लेस देन म्यू बी, मींस इधर से घटता जाएगा। सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वायलेट कलर के लिए। तो इधर से जब रेशियो निकालेंगे तो म्यू आर बाय म्यू वाई लेस देन म्यू आर बाय म्यू वाई म्यू आर बाय म्यू जी म्यू आर बाय म्यू बी लेस देन 1 हो जाएगा, और इधर से रेशियो निकालेंगे म्यू बी बाय म्यू ओ म्यू बी बाय म्यू आर या म्यू आई बाय म्यू ओ, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पार्ट रह गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कंप्लीट कर लेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू।